आज की इस क्लास में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप इस क्लास के अंत तक बने रहेंगे तो इस क्लास के थ्रू आउट आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। इसके थ्रू आउट आप एनसीईआरटी की बुक के पढ़ने के तरीके को सीख सकते हैं। एनसीईआरटी के बुक के भीतर जो चैप्टर्स जो टॉपिक्स दिए गए होते हैं, किस चैप्टर पे किस टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, यानी आप अपने टाइम को स्मार्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज करें, ये अप्रोच भी आपको सीखने को मिलेगा। एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी के फैक्ट से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने का जो अप्रोच होता है, जो मल्टीपल एंगल होता है, वो मल्टीपल एंगल भी आप सीख पाएंगे। यदि आपको एनसीईआरटी की बुक समझ में नहीं आती तो धीरे धीरे आपको एनसीईआरटी की बुक भी समझ में आने लगेगी। यदि आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाते तो धीरे धीरे आप शॉर्ट नोट्स बनाना भी सीख जाएंगे, यदि आप इस क्लास को डेली फॉलो करते हैं और क्लास के अंत तक बने रहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के थ्रू आउट आज का जो फोकस पॉइंट होगा वो राजनीति होगा। राजनीति यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चंस बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल होता है। राजनीति के थ्रू आउट सबसे पहले हम ये सीखने का प्रयास करेंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या हड़प्पा सभ्यता में एक राज्य की स्थापना हो चुकी थी। क्या हड़प्पा सभ्यता में एक राज्य की स्थापना हो चुकी थी। जो पॉइंट आप हड़प्पा सभ्यता के में एक राज्य की स्थापना से संबंधित पढ़ेंगे, उसके अंदर मल्टीपल आपको फैक्ट, मल्टीपल आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए क्वेश्चंस के अप्रोच से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उस पॉइंट पे क्वेश्चंस स्टेट पीसीएस और यूपीएससी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। सबसे पहले हम ये सीखने का प्रयास करेंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या हड़प्पा सभ्यता में एक राज्य की स्थापना हो चुकी थी। ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम में जो स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड पे होते हैं और फैक्ट बेस्ड भी होता है। तो कॉन्सेप्ट और फैक्ट ये एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। अगर कोई कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो, तो उसमें जो फैक्ट होते हैं आप उसको एग्जाम्पल के रूप में, लॉजिक के रूप में आप उसको देखते हैं, तो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, आप इनको अलग नहीं कर सकते। और यूपीएससी एग्जाम में, यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम के अगर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस करेंगे तो आप वहां पे भी आपको कनेक्टिविटी, आपको अटैचमेंट एक दूसरे से देखने को मिलता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि एक क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे 3 to 4 चैप्टर, 5 चैप्टर एक क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होते हैं। एक क्वेश्चंस को बनाने के लिए 4 से 5-6 चैप्टर को यूटिलाइज किया जाता है। ये मैं 30 वर्षों के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे बोल रहा हूं। मैं एक क्वेश्चंस को बनाने के लिए, प्रीलिम्स एग्जाम में एक क्वेश्चंस को बनाने के लिए 5 to 6 चैप्टर को यूटिलाइज किया जाता है, यानी 5 to 6 चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसलिए कनेक्टिविटी के थ्रू आउट एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। और आप एनसीईआरटी की बुक को कनेक्ट करके तभी पढ़ पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और कॉन्सेप्ट और फैक्ट को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाओगे। यानी आप समझदारी से पढ़ोगे, रट के नहीं पढ़ोगे। समझदारी से जब आप पढ़ोगे तभी आप यूपीएससी एग्जाम के अप्रोच को, उसके एंगल को सीख पाएंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार क्या हम सीखने जा रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता में एक राज्य की स्थापना हो चुकी थी कि नहीं। क्या हड़प्पा सभ्यता में एक राज्य की स्थापना हो चुकी थी, इस बारे में हम सीखेंगे। तो यदि हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करें, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सबसे पहले हम कौटिल्य के बारे में जानेंगे। कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार से संबंध रखते थे। कौटिल्य मौर्य साम्राज्य में, कौटिल्य मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार से संबंध रखते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार से जो कौटिल्य संबंध रखते थे, कौटिल्य का एक दूसरा नाम भी चाणक्य। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य। तो ये जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इस कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार एक राज्य के होने के लिए क्या क्या होना आवश्यक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार एक राज्य के होने के लिए क्या क्या होना आवश्यक होता है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के अभिन्न अंग, यानी एक राज्य के होने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। इसमें पहले आता है संप्रभुता, मंत्रीगण, आबादी क्षेत्र, किलाबंदी, राजकोष, शक्ति और बंधुत्व। तो ये जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य होने के लिए क्या क्या होना आवश्यक होता है, एक राज्य होने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। संप्रभुता, मंत्रीगण, आबादी क्षेत्र, किलाबंदी, राजकोष, शक्ति और बंधुत्व। तो ये एक क्वेश्चन का एंगल भी हो गया। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन का एक एंगल भी हो गया कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार एक राज्य के होने के लिए जो आवश्यक तत्व है उसमें से कौन कौन से तत्व हैं कौटिल्य के अनुसार। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है।
तो सबसे पहले हम देखिए संप्रभुता की बात करें तो संप्रभुता क्या होता है, क्या हमें हड़प्पा सभ्यता में संप्रभुता देखने को मिलता है, वो कौन सा एंगल है हड़प्पा सभ्यता के थ्रू, वो कौन से एंगल है, वो कौन से पॉइंट है जिससे आपको देखने को मिल रहा है कि हाँ हड़प्पा सभ्यता में संप्रभुता आपको देखने को मिल रहा है। संप्रभुता क्या होता है, संप्रभुता कोई भी देश संप्रभु तब कहलाता है जब वो एक्सटर्नल लेवल पर और इंटरनल लेवल पर वो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले पाता है। कोई देश संप्रभु देश कब कहलाता है, जब वो इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, एक्सटर्नल स्तर पर, बाह्य स्तर पर, जब वो बाह्य स्तर पर और आंतरिक स्तर पर वो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले पाता है और उसके निर्णय को उसका निर्णय किसी के दबाव से प्रभावित नहीं होता, यानी स्वतंत्र रूप में वो निर्णय ले पाता है आंतरिक स्तर पर भी और बाह्य स्तर पर भी, यानी उसके ऊपर किसी का दबाव या किसी का प्रेशर नहीं रहता कि वो जो निर्णय ले रहा है किसी के दबाव या किसी के प्रेशर में ले रहा है, ऐसा नहीं होता। कोई भी देश संप्रभु देश कब कहलाएगा, जब वो आंतरिक स्तर पर और बाह्य स्तर पर वो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकेगा बिना किसी बाह्य दबाव के, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, बिना किसी बाह्य दबाव के। तो यहां पे अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की, अगर हम हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था की बात करें, सामाजिक संरचना की बात करें, तो हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक संरचना को आप 3 पार्ट में बांट सकते हैं। एक पार्ट होता है सबसे ऊपरी पार्ट जिसको हम गढ़ या टीला के नाम से जानते हैं, और गढ़ या टीला का 2 महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, एक है हड़प्पा जो वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, दूसरा है मोहनजोदड़ो जो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। दूसरा जो आता है बीच का आवास, ये नौकरशाहों यानी अधिकारियों के लिए और सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए, और साथ ही साथ जो व्यापारी वर्ग होते हैं उनके लिए होता है। और जो निचला स्थान होता है, जो निचला शहर होता है, ये आम लोगों के लिए होता है, कॉमन पीपुल के लिए होता है, आम लोगों के लिए, ये आम लोगों के लिए होता है, जैसे कारीगर, कृषक और किसके लिए, मजदूरों के लिए होता है। तो अगर हम गढ़ या टीले की बात करें, जो गढ़ या टीला है, ये जो गढ़ या टीला जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है, जो सबसे ऊपरी पार्ट जो होता है उसको हम गढ़ या टीला के नाम से जानते हैं। ये संभवतः शासक वर्ग का निवास स्थान होता था, ये संभवतः शासक वर्ग का निवास स्थान होता था। और इस गढ़ या टीले से हमें संभवतः प्रभुत्व संपन्न सत्ता का केंद्र होता था। ये जो गढ़ या टीला, इससे हमें क्या पता चलता है, इस गढ़ या टीला जो शासक वर्ग का निवास स्थान होता था, इससे हमें ये पता चलता है कि ये संभवतः प्रभुत्व संपन्न सत्ता का केंद्र होता था। प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हुआ, आंतरिक स्तर पर और बाह्य स्तर पर आप स्वतंत्र रूप से निर्णय ले पाते हैं बिना किसी दबाव के। अब यहाँ पे हम देखें कैसे हमें गढ़ या टीले से पता चल रहा है कि संभवतः, हमें कैसे पता चल रहा है कि ये जो गढ़ या टीला है संभवतः प्रभुत्व संपन्न सत्ता का केंद्र होता था। अब ये जानने का प्रयास करेंगे कैसे ये जो गढ़ या टीला है संभवतः प्रभुत्व संपन्न सत्ता का केंद्र होता था। तो यहाँ पे देखें हड़प्पा, हम ये सीखने जा रहे हैं, हम ये जानने जा रहे हैं कि गढ़ या ये जो गढ़ या टीला है जो शासक वर्ग का निवास स्थान है, जो संभवतः प्रभुत्व संपन्न सत्ता का केंद्र होता था, तो कैसे होता था। तो देखिए यहाँ पे यदि हम हड़प्पा की बात करें और हम मोहनजोदड़ो की बात करें, तो हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो से ईंटों की विशाल संरचनाएं पाई गई हैं, ईंटों की जो विशाल संरचना की प्राप्ति की गई है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जो ईंटों की विशाल संरचना की प्राप्ति की गई, उससे स्पष्ट होता है कि ये संभवतः प्रभुत्व संपन्न सत्ता का केंद्र हुआ। क्योंकि इस ईंटों की विशाल संरचना से हमें क्या क्या पता चलता है, हमें यह पता चलता है कि शासक वर्ग ने बड़े पैमाने पर श्रमिकों को संगठित किया होगा। क्योंकि इतना बड़ा जो ईंटों की विशाल संरचना जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से आपको देखने को मिल रहा है, इतनी बड़ी ईंटों की विशाल संरचना जो जहां पे आपको कई मंजिली इमारतें देखने को मिलती है, और सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए किलाबंदी भी देखने को मिलता है, सुरक्षा के लिए यानी बाह्य आक्रमण से रक्षा के लिए किलाबंदी भी की गई थी। तो इस प्रकार की जो ईंटों की विशाल संरचना है, जो आपको किलाबंदी देखने को मिलती है सुरक्षा के पर्पस यानी बाह्य आक्रमण से बचने के लिए, जो किलाबंदी और जो ईंटों की विशाल संरचना आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में देखने को मिलती है, इससे स्पष्ट होता है कि बड़े पैमाने पर शासक वर्ग ने बड़े पैमाने पर श्रमिकों का प्रयोग किया होगा इसके बनाने के लिए। शासक वर्ग ने बड़े पैमाने पर श्रमिकों का प्रयोग इसको बनाने के लिए किया होगा। और श्रमिकों को अगर बड़े पैमाने पर यूटिलाइज किया गया होगा तो उसके लिए क्या है,
भुगतान करने जो शासक वर्ग है उसकी क्षमता भी भुगतान करने लायक होनी चाहिए, क्योंकि जो श्रमिक काम करेंगे तो फ्री में तो काम नहीं करेंगे, तो शासक इनको भुगतान भी करता होगा। तो शासक इनको भुगतान कब कर पाएगा, जब उसके पास क्या होगा, एक बड़ा राजकोष होगा, एक बड़ा क्या होगा, राजकोष होगा, खजाना होगा। एक उसके पास क्या होगा, बड़ा खजाना होगा, यानी उसके पास राजकोष होगा। और बड़ा खजाना उसके पास कब होगा, जब वो क्या करेगा, बड़े पैमाने पर क्या करेगा, कर संचय करेगा। तो ईंटों की विशाल संरचना से हमें ये पता चल रहा है कि ईंटों की विशाल संरचना को बनाने में श्रमिकों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया होगा, और श्रमिकों को भुगतान करने के लिए भुगतान भी किया गया होगा। तो भुगतान कब करेगा, जब उसके पास बड़े पैमाने पर क्या होगा, खजाना होगा, या क्या होगा, राजकोष होगा। तो हम अगर देखें, इससे भी पता चलता है, ये भी इससे क्लियर हो रहा है कि यानी जो शासक है, जो शासक वर्ग है, वो बड़े पैमाने पर कर वसूलता रहा होगा, टैक्स लेता रहा होगा। यानी इससे हमें शासक वर्ग के बड़े पैमाने पर कर संचय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। शासक वर्ग जो है बड़े पैमाने पर कर भी संचय करता रहा होगा, क्योंकि श्रमिकों को भुगतान करने के लिए भुगतान आपको जो श्रमिक काम करेगा वो फ्री में काम नहीं करेगा, उसे आपको भुगतान करना पड़ेगा, और भुगतान करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। तो इससे पता चलता है, एक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि जो शासक वर्ग है ये बड़े पैमाने पर कर वसूलता था, लोगों से टैक्स कलेक्ट करता था। यहां पे अगर हम देखें दूसरा पॉइंट, जो ये कर संचय की बात करें, तो मोहनजोदड़ो से जो विशाल अन्नागार की प्राप्ति की गई है, मोहनजोदड़ो से जो विशाल अन्नागार की प्राप्ति की गई है, मोहनजोदड़ो से जो विशाल अन्नागार की प्राप्ति की गई है, यही विशाल अन्नागार ही खजाना या क्या होता था, राजकोष होता था। मोहनजोदड़ो से जो विशाल अन्नागार की प्राप्ति की गई है, मोहनजोदड़ो से जो विशाल अन्नागार की प्राप्ति की गई है, यही क्या होता था, यही खजाना या क्या होता था, राजकोष होता था। इससे प्रतीत होता है कि जो शासक वर्ग है कर के रूप में क्या लेता था, अनाज लेता था। जो मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार और हड़प्पा से भी जो अन्नागार आपको देखने को मिलते हैं, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से जो अन्नागार आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार जो आपको देखने को मिलता है, हड़प्पा सभ्यता से जो अन्नागार आपको देखने को मिलता है जहाँ पे अनाज का भंडारण किया जाता है, इससे पता चलता है कि जो शासक वर्ग है, वो शासक वर्ग है जो है कर के रूप में, टैक्स के रूप में क्या लेता था, अनाज लेता रहा होगा। कर के रूप में, टैक्स के रूप में क्या लेता था, अनाज लेता रहा होगा। और ये जो अन्नागार है, इसी को हम क्या बोलते हैं, खजाना, या यही क्या होता था, ये जो शासक वर्ग, ये जो अन्नागार है, ये संभवतः शासक वर्ग का खजाना या क्या होता था, राजकोष होता था। क्योंकि इस ईंटों की विशाल संरचना जो कई मंजिला इमारतें आपको देखने को मिलती है, जो किलाबंदी आपको देखने को मिलती है, इसके लिए बड़े पैमाने पर श्रमिकों का उपयोग किया गया होगा और इन्हें भुगतान किया गया होगा। तो भुगतान शासक वर्ग तभी कर पाएगा जब उसके पास बड़ा खजाना होगा, उसके पास एक बड़ा राजकोष होगा। तो राजकोष कब होगा, जब वो क्या करेगा, टैक्स कलेक्ट करेगा। यानी इससे हमें पता चलता है कि शासक वर्ग बड़े पैमाने पर टैक्स कलेक्ट करता था, और टैक्स किस रूप में लेता था, संभवतः अनाज के रूप में लेता था, क्योंकि विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो से देखने को मिलते हैं, साथ साथ कहां से देखने को मिलता है, हड़प्पा से भी हमें देखने को मिलता है। और इसके साथ ही साथ ये जो ईंटों की विशाल संरचना से आपको क्या क्लियर हुआ कि शासक वर्ग ने श्रमिकों को संगठित किया होगा, यानी शासक वर्ग कर भी बड़े पैमाने पर टैक्स भी वसूलता रहा होगा। और इसके साथ ही साथ इस ईंटों की विशाल संरचना से यह भी पता चलता है कि ये आम लोगों पर जैसे कारीगर, कृषक और मजदूर, आम लोगों पर जैसे कारीगर, कृषक, मजदूर पर शासकों की प्रतिष्ठा और प्रभाव स्थापित करने का एक साधन भी था। जो ईंटों की विशाल संरचना है, ये आम लोग जैसे कारीगर, कृषक और मजदूर पर शासकों की प्रतिष्ठा और प्रभाव स्थापित करने का एक साधन भी होता था। ये जो ईंटों की विशाल संरचना आपको मोहनजोदड़ो हड़प्पा से देखने को मिलती है, ये यानी इस ईंटों की विशाल संरचना में कई मंजिला इमारतें आती हैं, महाशनागार भी आता है। इससे पता चलता है कि ये आम लोग जैसे कारीगर, कृषक और मजदूर, इन पर शासकों की प्रतिष्ठा और प्रभाव स्थापित करने का एक साधन होता था। यानी जो ये ईंटों की विशाल संरचना है, शासक वर्ग के लिए इन आम लोगों पर यानी कारीगर, कृषक और मजदूर पर शासकों की प्रतिष्ठा और प्रभाव को स्थापित करने का एक साधन होता था। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि आंतरिक स्तर पर आप देख रहे हैं कि शासक वर्ग का जो प्रभाव है वो इन आम लोगों के ऊपर, शासकों की प्रतिष्ठा और प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है, किनके ऊपर, इन आम लोगों के ऊपर। और एक पॉइंट ये, जैसे हमने कहा कि बाह्य स्तर पर शासक स्वतंत्र रूप से
निर्णय ले सके बिना किसी दबाव के। तो हड़प्पा सभ्यता के में जो बड़े पैमाने पर ये टैक्स कलेक्शन, जो बड़े पैमाने पर श्रमिकों को यहाँ पे ट्रेस किया जा रहा है, जो विशाल अन्नागार देखने को मिल रहा है, इससे पता चल रहा है कि जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग स्वतंत्र रहा होगा, यानी इसके ऊपर किसी का दबाव नहीं रहा होगा। जिस तरीके की विशाल संरचनाएं आपको हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलती है, गढ़ या टीले के रूप में जो विशाल संरचनाएं आपको हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलती है, वो तभी संभव है, वो तभी पॉसिबल होगा, तभी संभव होगा जब आप स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा, यानी आपके ऊपर कोई बाह्य दबाव नहीं होगा। तो ये जो विशाल ईंटों की विशाल संरचना है, इन ईंटों की विशाल संरचना से ये भी क्लियर होता होगा कि बाह्य स्तर का कोई दबाव इन शासक वर्ग पे नहीं रहा होगा। ये शासक वर्ग अपने क्षेत्र में, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से काम करते होंगे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो व्यापारिक गतिविधि है, कल हमने आपको इससे पहले व्यापारी मूवमेंट के बारे में बताया कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध अफगानिस्तान के साथ देखने को मिलता है, मेसोपोटामिया के साथ देखने को मिलता है, मेसोपोटामिया जो आज का इराक है और सीरिया है, और मिस्र के साथ देखने को मिलता है। तो इसके व्यापारिक संबंध भी इंटरनेशनल लेवल पर आपको देखने को मिलते हैं। और जिस प्रकार से इसकी जिस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक मूवमेंट तेजी से हो रहा है, व्यापार बड़े पैमाने पर संचालित हो रहा है, उससे क्लियर हो जा रहा है। और आंतरिक स्तर पर भी आप देख रहे हो कि जिस तरीके से व्यापार आंतरिक स्तर पर संचालित हो रहा है और जिस तरीके व्यापार बाह्य स्तर पर संचालित हो रहा है। कल की क्लास में आपको व्यापार और वाणिज्य के बारे में आपको बताया था, उस क्लास को थोड़ा आपको ये सीखने को मिला होगा कि किस तरीके से जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं आंतरिक स्तर पर भी व्यापार कर रहे हैं और बाह्य स्तर पर भी व्यापार कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार कर रहे हैं। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ, मेसोपोटामिया के साथ और मिस्र के साथ। तो इससे क्लियर हो जा रहा होगा कि शासक वर्ग स्वतंत्र रहा होगा, क्योंकि शासक वर्ग अगर स्वतंत्र नहीं होगा तो कोई भी देश का शासक अगर संप्रभु नहीं, कोई किसी भी देश का शासक अगर संप्रभु नहीं होगा, यानी अगर वो आंतरिक और बाह्य मामले में स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले पाएगा तो आगे नहीं जा पाएगा, वो पतन की ओर उन्मुख हो जाएगा, धीरे धीरे उस राज्य का पतन होने लगेगा। यानी अगर कोई देश किसी देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छी है, वो उसकी व्यापारिक मूवमेंट, आर्थिक गतिविधियां बहुत तेजी से हो रही है और उस देश के लोग समृद्ध हो रहे हैं, सबकी इनकम बढ़ रही है, आगे बढ़ रहे हैं, उसकी अर्थव्यवस्था एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे जा रहा है, तो ये दर्शाता है कि वो शासक क्या स्वतंत्र। तो जिस तरीके से आपको व्यापारिक मूवमेंट, बड़े पैमाने पर हड़प्पा सभ्यता में व्यापार और ईंटों की विशाल संरचनाएं, 2 मंजिला 3 मंजिला इमारतें, महान स्नानागार, ये सब संरचनाएं जो आपको विशाल संरचनाएं आपको हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो से देखने को मिलती है, ये दर्शा रहा है कि शासक अपने क्षेत्र में, यानी हड़प्पा के क्षेत्र में, मोहनजोदड़ो के क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में वो निर्णय लेने के लिए क्या था? स्वतंत्र रहा होगा। अब एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि संभवतः प्रभुत्व संपन्न सत्ता का केंद्र होता था ये गढ़ या टीला। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यदि हम किलाबंदी की बात करें, किलाबंदी क्या होता है? किलाबंदी तो अभी हमने डिस्कस भी किया। किलाबंदी क्या होता है? सुरक्षा। किलाबंदी किसके पर्पज से की जाती है? सुरक्षा के पर्पज से किया जाता है, बाह्य आक्रमण से बचने के लिए। किलाबंदी किस लिए किया जाता है? बाह्य आक्रमण से बचने के लिए, बाह्य आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो किलाबंदी हड़प्पा सभ्यता के शहरों की एक विशेषता होती थी। किलाबंदी हड़प्पा सभ्यता के शहरों की एक विशेषता होती थी। यदि हम धौलावीरा की बात करें, धौलावीरा जो गुजरात में स्थित है, यहाँ पे हमें किलों के अंदर किले देखने को मिलते हैं। धौलावीरा जो गुजरात में स्थित है, यहाँ पे हमें किलों के अंदर किले देखने को मिलते हैं। धौलावीरा जो गुजरात में स्थित है, यहाँ पे हमें किलों के अंदर किले देखने को मिलते हैं। अब यदि हम सैन्य प्रशासक की बात करें तो 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए, संप्रभुता और एक शासक वर्ग। यहाँ पे शासक वर्ग का मंत्रीगण और एक क्या है? किलाबंदी। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम सैन्य शक्ति की बात करें, सैन्य शक्ति भी जो है इस किलाबंदी का एक पार्ट होता है। जो सैन्य सुरक्षा जो किलाबंदी की जाती है उसमें सैन्य प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यदि हम सैन्य प्रशासन की बात करें, सुरकोतड़ा जो गुजरात में स्थित है, यहाँ पे हमें बर्तनों में सैनिक के चित्रण प्राप्त होते हैं। सुरकोतड़ा जो गुजरात में स्थित है, सुरकोतड़ा के बर्तनों में सैनिक के चित्रण हमें देखने को मिलते हैं। सुरकोतड़ा जो गुजरात में स्थित है, यहाँ के बर्तनों में हमें सैनिक के चित्रण देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ सुरकोतड़ा से जो बिखरे हुए पत्थरों के ढेर
देखने को मिलते हैं। सुरकोतला से जो हमें बिखरे हुए पत्थरों के ढेर जो यहाँ पे सुरकोतला में जो हमें बिखरे हुए पत्थरों के ढेर देखने को मिलते हैं, यानी जो बिखरे हुए पत्थरों के ढेर लगाए गए थे, उससे ये पता चलता है। क्योंकि ये बिखरे हुए पत्थरों का ढेर क्या होता है, ये मतलब जब आपके ऊपर कोई बाहर से कोई अटैक कर रहा है तो प्रोटेक्शन के लिए आप उसमें छिप करके, उसमें नीचे बैठ करके आप जो आपके ऊपर बाहर से अटैक कर रहा है उससे आप प्रोटेक्शन सुरक्षा के लिए आप बनाते हैं। जैसा आप जब कोई मूवी देखते हैं, इसमें आर्मी की मूवी होती है, उसमें आप देखते होंगे कैसे सैनिक एक ऊंची ऐसे बोरी रख करके बनाया जाता है, उसके नीचे छिप करके वो बाहर से कोई अटैक कर रहा है उससे अपने आप को सुरक्षा प्रदान करते हैं और वहां से छिप करके क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो जो बिखरे हुए पत्थरों के ढेर लगाने से और सुरकोतला से बर्तनों में सैनिक के जो चित्रण हमें देखने को मिलते हैं, इससे हमें हड़प्पा सभ्यता में एक स्थायी सेना होने का अनुमान लगता है। हड़प्पा सभ्यता में हमें एक स्थायी सेना होने का अनुमान लगता है। हड़प्पा सभ्यता में हमें सुरकोतला जो गुजरात में स्थित है, यहाँ से जो बर्तनों में सैनिक के चित्रण और जो बिखरे हुए पत्थरों के ढेर देखने को मिलते हैं, इससे हमें हड़प्पा सभ्यता में एक स्थायी सेना का अनुमान लगता है। इससे हमें हड़प्पा सभ्यता में एक स्थायी सेना का अनुमान लगता है। स्थायी सेना, एक पॉइंट ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है किसके द्वारा शासन। तो किसके द्वारा शासन पे आने से पहले हम ये पॉइंट देखेंगे। अब देखिए, संप्रभुता, मंत्रीगण, किलाबंदी, राजकोष हो गया। अब आबादित क्षेत्र की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता जो एक बड़े पैमाने पर एक आबादी क्षेत्र था। हड़प्पा सभ्यता बड़े पैमाने पर एक आबादी क्षेत्र था, यानी हड़प्पा सभ्यता हमें एक बड़े पैमाने पर आबादी क्षेत्र देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में हमें एक बड़े पैमाने पर आबादी क्षेत्र देखने को मिलता है। और अगर हमें हड़प्पा सभ्यता में एक बड़े पैमाने पर जो आबादी क्षेत्र देखने को मिलता है, ये हड़प्पा सभ्यता की समृद्धि को दर्शाता है। ये हड़प्पा सभ्यता की समृद्धि को दर्शाता है, डेवलपमेंट को, विकास को दर्शाता है। और कोई सभ्यता अगर इतना आगे जा रही है, अगर उसके इंटरनेशनल लेवल पर आंतरिक स्तर पर व्यापारिक संबंध अच्छे हैं, बड़े पैमाने पर व्यापार संचालित हो रहा है, व्यापारिक गतिविधियां बड़े पैमाने पर चल रही है, और हड़प्पा सभ्यता की ईंटों की विशाल संरचनाओं से जो संरचनाएं प्राप्त, उससे हमें इनकी समृद्धि का पता चलता है। तो ये क्लियर करते, और ये जो आबादी क्षेत्र है, ये डेवलपमेंट जो है इस बड़े पैमाने पर यहाँ पे आबादी को विकसित करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा। तो हमें हड़प्पा सभ्यता में एक बड़े पैमाने पर आबादी क्षेत्र भी देखने को मिलता है, यानी बड़ी जनसंख्या भी देखने को मिलती है। हड़प्पा सभ्यता में एक बड़े पैमाने पर आबादी क्षेत्र भी देखने को मिलता है। ये पॉइंट हो गया। और यदि शक्ति की बात करें तो इन सैन्य प्रशासन से, किलाबंदी से, इस गढ़ या टीला से, ईंटों की विशाल संरचना से हमें हड़प्पा सभ्यता की शक्ति का पता चल जाता है। यदि हम शक्ति की बात करें तो जो किलाबंदी है, जो सैन्य प्रशासन है, जो गढ़ या टीला है, जो ईंटों की विशाल संरचना है, सो बड़े पैमाने पर इसके व्यापार संचालित हो रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर, आंतरिक स्तर पर, बाह्य स्तर पर, ये सब दर्शाते हैं कि जो शासक वर्ग थे वो क्या थे, काफी शक्तिशाली थे। बंधुत्व की बात करें तो बंधुत्व भी आप समझ सकते हैं, भाईचारा, आपसी मेल, भाईचारा। तो कोई भी देश तब तक आगे नहीं जा सकता जब तक उसके कोई भी देश आगे तब तक नहीं जा सकता जब तक उस देश में रहने वाले जो विभिन्न धर्म के लोग हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी धर्मों के बीच अगर एकता नहीं होगी, इन सभी के बीच अगर आपसी एकता नहीं होगी, ये सभी अगर एक साथ आपस में मिलकर नहीं रहेंगे तो देश आगे नहीं जा सकता। क्योंकि अगर बंधुत्व, भाईचारा नहीं होगा, एक देश के भीतर अगर भाईचारा नहीं होगा तो किसी न किसी मुद्दे को लेकर के लोग लड़ते रहेंगे, दंगे होते रहेंगे, विद्रोह होता रहेगा, तो देश कभी आगे नहीं जा पाएगा। तो किसी देश को अगर आगे जाना है तो वहां पे बंधुत्व, भाईचारे का होना आवश्यक है। तो जिस प्रकार से आप हड़प्पा सभ्यता की समृद्धि, हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र की समृद्धि, हड़प्पा सभ्यता की जो समृद्धि, जो व्यापारिक समृद्धि, जो सामाजिक स्तर पर जो समृद्धि आपको देखने को मिल रही है, व्यापारिक समृद्धि, जो डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा है, उससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के बीच बंधुत्व यानी भाईचारा रहा होगा। क्योंकि अगर हम तब तक कोई भी कंट्री, तब तक दो पॉइंट हमने आपको बताया, कोई भी कंट्री तब तक वो आगे नहीं जा सकती, विकसित नहीं हो सकती, आगे नहीं जा सकती जब तक वहां पे क्या नहीं है, संप्रभुता नहीं है, और क्या नहीं, बंधुत्व। तो किसी भी देश को आगे जाने में बंधुत्व और जो संप्रभुता होता है वो किसी भी देश के डेवलपमेंट में, विकास में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। संप्रभुता और बंधुत्व किसी देश के डेवलपमेंट में, विकास में एक महत्वपूर्ण रोल क्या करता है, प्ले करता है। तो बंधुत्व भी हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार कौटिल्य के अनुसार जो एक राज्य होने के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं, वो सभी तत्व कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार एक राज्य होने के लिए जो सभी तत्व आवश्यक होते हैं, वो सभी तत्व हमें हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है। वो सभी तत्व हमें हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में एक राज्य
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में एक राज्य की स्थापना हो चुकी थी। इस बेसिस पे, इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में एक राज्य की स्थापना हो चुकी थी। अब जैसे क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन जैसे स्टेटमेंट डाला, उसने डाल दिया कि हड़प्पा सभ्यता में एक राज्य की स्थापना हो चुकी थी, संभवतः हड़प्पा सभ्यता में एक राज्य की स्थापना हो चुकी थी, तो स्टेटमेंट सही हो गया। लेकिन अगर उसने ऐसे डाल दिया कि हड़प्पा सभ्यता में हमें कोई भी राज्य, हड़प्पा सभ्यता में हमें किसी भी राज्य के अस्तित्व का प्रमाण नहीं प्राप्त होता, हड़प्पा सभ्यता में किसी भी राज्य के अस्तित्व का प्रमाण प्राप्त नहीं होता, तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि आप इन सोर्स से, इस एविडेंस से, इससे पता चल जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में एक विकसित राज्य की स्थापना हो चुकी थी। अब नेक्स्ट पॉइंट दूसरा एंगल है क्वेश्चन बनने का, ये भी एक इंपॉर्टेंट एंगल है यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन बनने का, कि हड़प्पा सभ्यता। अब आपने ये सीख लिया, आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया, आपको ये सीखने मिल गया कि हड़प्पा सभ्यता में एक पूर्ण राज्य की स्थापना हो चुकी थी, हड़प्पा सभ्यता में एक पूर्ण राज्य की स्थापना हो चुकी थी। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में अगर एक पूर्ण राज्य की स्थापना हो चुकी थी, तो इस राज्य का संचालन, इस राज्य पे शासन कौन कर रहा था, यानी किसके द्वारा शासित थी, यानी हड़प्पा सभ्यता किसके द्वारा शासित थी। तो इसमें दो पॉइंट आता है, व्यापारी, एक आता पुजारी। क्या हड़प्पा सभ्यता पुजारियों के द्वारा शासित थी, क्या हड़प्पा सभ्यता व्यापारियों के द्वारा शासित थी? तो इसका आंसर हम जानने का प्रयास करेंगे। यदि हम यहाँ पे बात करें पुजारियों के संबंध में, तो मिस्र हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के जो दो समकालीन सभ्यताएं थी, एक मिस्र और एक मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में आज का इराक और क्या आता है, सीरिया आता है। तो हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में कोई मंदिर नहीं मिला है, हड़प्पा सभ्यता में कोई मंदिर नहीं मिला है। और अगर मिस्र की बात करें, मेसोपोटामिया की बात करें, तो मेसोपोटामिया और मिस्र से हमें मंदिर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मिस्र, हर एक एंगल जो मैं बोल रहा हूं, यूपीएससी और स्टेट टीचर एग्जाम में क्वेश्चन बनने का इंपॉर्टेंट एंगल है इसके कॉन्सेप्ट से। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि मिस्र और मेसोपोटामिया से मंदिर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मिस्र और मेसोपोटामिया से हमें मंदिर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन हड़प्पा से कोई मंदिर नहीं मिला है, हड़प्पा से कोई मंदिर नहीं मिला है। और यदि मेसोपोटामिया की बात करें तो मेसोपोटामिया के निचले शहरों में पुजारियों का शासन था। मेसोपोटामिया के निचले शहरों में हमें पुजारियों का शासन देखने को मिलता है। मिस्र और मेसोपोटामिया में हमें मंदिर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, साथ ही साथ मेसोपोटामिया के निचले शहरों में किसका शासन था, पुजारियों का शासन था। लेकिन यदि हम हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा स्थल पर किसी भी हड़प्पा स्थल पर कोई मंदिर नहीं मिला है, किसी भी हड़प्पा स्थल पर कोई मंदिर नहीं मिला है। इस पॉइंट पे यूपीएससी एग्जाम 2014 या 17 में क्वेश्चन इससे पूछा गया है। इस पॉइंट पे टेंपल के एविडेंस पे यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2014 या 2017 में इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा गया है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट एंगल क्वेश्चन बनेगा जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट आप इस और एनसीईआरटी रामशरण शर्मा के बुक के थ्रू जो आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को आप सही तरीके से क्लियर करेगा, सही तरीके से अपने दिमाग में बैठाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा एक इंपॉर्टेंट एंगल है। आपको बहुत ही केयरफुली इस पॉइंट को देखना है। आपको यहाँ पे क्या मैं बता रहा हूँ, रामशरण शर्मा की बुक के अनुसार मिस्र और मेसोपोटामिया से हमें मंदिर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मेसोपोटामिया के निचले शहरों में पुजारियों का शासन था। लेकिन हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा के किसी भी स्थल से हमें कोई मंदिर नहीं मिला है, यानी हमें हड़प्पा सभ्यता में किसी भी प्रकार के पुजारियों के होने के एविडेंस प्राप्त नहीं होते, कोई मंदिर नहीं मिला है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता पुजारियों के द्वारा शासित नहीं थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में कोई मंदिर नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थल से हमें कोई मंदिर नहीं प्राप्त हुआ है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता पुजारियों के द्वारा शासित नहीं थी। अब यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में अगर इस पॉइंट पे क्वेश्चन आता है, उसने स्टेटमेंट लिख दिया कि हड़प्पा सभ्यता पुजारियों के द्वारा शासित थी, तो स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा। आप क्या सीख के जा रहे हो, आप ये सीख के जा रहे हो हड़प्पा सभ्यता पुजारियों के द्वारा शासित
नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता पुजारियों के द्वारा शासित नहीं थी, जबकि मेसोपोटामिया के निचले शहरों में पुजारियों का शासन था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल है क्वेश्चन बनने का। हड़प्पा सभ्यता व्यापारियों के संबंध देखें तो जो शासक हैं, हड़प्पा सभ्यता के जो शासक हैं, हड़प्पा सभ्यता के जो शासक हैं वाणिज्य के लिए ज्यादा चिंतित थे। हड़प्पा सभ्यता के शासक वाणिज्य के लिए ज्यादा चिंतित थे। हड़प्पा सभ्यता के शासक वाणिज्य के लिए ज्यादा चिंतित थे, और यहां से हमें कोई हथियार नहीं प्राप्त होता है। हमें हड़प्पा सभ्यता से कोई हथियार नहीं प्राप्त होता है, यहाँ पे कोई हथियार नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के शासक वाणिज्य के लिए ज्यादा चिंतित थे, और यहां से हमें कोई हथियार, हड़प्पा सभ्यता में कोई हथियार नहीं था। इससे पता चलता है कि यहाँ पे प्रभावी योद्धा वर्ग की कमी रही होगी। इससे पता चलता है कि यहाँ पे प्रभावी योद्धा वर्ग की कमी होगी। तो हड़प्पा सभ्यता के जो शासक थे वाणिज्य के लिए ज्यादा चिंतित थे, और इससे भी जिस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापारिक जिस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का व्यापार बड़े पैमाने पर आंतरिक स्तर पर और बाह्य स्तर पर संचालित हो रहा है, उससे पता चलता है कि इन लोगों ने ज्यादा फोकस किस पे किया, व्यापार। तो इससे पता चलता है कि, और यहाँ पे आप देखें कोई हथियार नहीं, हड़प्पा सभ्यता में कोई हथियार नहीं था, और यहाँ से हमें पता चलता है कि प्रभावी योद्धा वर्ग की कमी है। तो इससे अनुमान हम लगा सकते हैं कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता व्यापारियों के द्वारा शासित थी। संभवतः हड़प्पा सभ्यता व्यापारियों के द्वारा शासित थी, क्योंकि हमें यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता से कोई हथियार, हड़प्पा सभ्यता में कोई हथियार नहीं था। हड़प्पा सभ्यता में कोई हथियार नहीं था, जो दर्शाता है कि यहाँ पे प्रभावी योद्धा वर्ग की कमी रही होगी। तो समाज में, हड़प्पा सभ्यता के समाज में सबसे समृद्ध, सबसे प्रभावशील वर्ग कौन है? वो व्यापारी वर्ग है। वो कौन है? व्यापारी। और जो किस पे तो सबसे समृद्ध वर्ग कौन है? व्यापारी। और जो शासक, अगर हम शासक की बात कर रहे हैं तो शासक किसके लिए ज्यादा चिंतित है? वाणिज्य के लिए ज्यादा चिंतित है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं यहाँ से हड़प्पा सभ्यता में कोई हथियार, हड़प्पा सभ्यता में कोई हथियार नहीं था। तो ये दर्शा रहा है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता किसके द्वारा शासित थी? पुजारियों के द्वारा। रामशरण शर्मा की बुक के अनुसार, रामशरण शर्मा लिखते हैं कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता व्यापारियों के द्वारा शासित थी, क्योंकि पुजारियों का कोई एविडेंस, कोई साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता, कोई मंदिर प्राप्त नहीं होता। तो दूसरा, समाज में सबसे प्रभावशाली वर्ग कौन है? वो है व्यापारी वर्ग है, धनी वर्ग है, समृद्ध वर्ग है। और दूसरा, हमें हड़प्पा सभ्यता में कोई यहाँ पे कोई हथियार भी नहीं था। युद्ध से रिलेटेड जो हथियार होती वो भी बड़े, हमें कोई हथियार यहाँ पे नहीं था, कोई हथियार नहीं देखने को मिलता, जो दर्शाता है कि हमें प्रभावी योद्धा वर्ग की क्या थी? प्रभावी योद्धा वर्ग की कमी थी। तो ये सब पॉइंट दर्शा रहे हैं। एक पॉइंट आप देखें, शासक वाणिज्य पे ज्यादा फोकस कर रहा है, कोई हथियार नहीं था, इससे हमें प्रभावी योद्धा वर्ग की कमी देखने को मिलती है। तो कौन हड़प्पा सभ्यता का शासन कौन कर रहा होगा? किसके हाथों में रहा होगा? किस व्यापारी। क्योंकि अगर शासक वाणिज्य के लिए ज्यादा चिंतित है, वाणिज्य पे ज्यादा फोकस कर रहा है, तो वो शासक जो होगा वो किस वर्ग से हो सकता है? उस संभवतः कौन वर्ग का हो सकता है? शासक व्यापारी वर्ग का हो सकता है। अगर वो शासक वाणिज्य के लिए ज्यादा चिंतित, तो वाणिज्य पे ज्यादा फोकस कर रहा है, यानी विजय पे कम ध्यान दे करके, वो विजय पे कम ध्यान दे करके, जो शासक वर्ग है वो विजय पे कम ध्यान दे करके, शासक वर्ग विजय पे कम ध्यान दे करके वाणिज्य पे ज्यादा फोकस कर रहा है। और क्यों? कैसे में पता चला कि विजय पे कम ध्यान दे रहा है? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में कोई हथियार नहीं था। कैसे पता चला कि जो शासक वर्ग है, हम कह रहे हैं कि शासक वर्ग व्यापार पे ज्यादा फोकस कर रहा है। किस बेसिस कह रहे हैं? जो हमारे पास एविडेंस है, जो पुरातात्विक सोर्स है, जो एविडेंस वो हमें दर्शा रहा है कि वो बता रहा है कि जो व्यापार है हड़प्पा सभ्यता का आंतरिक स्तर पर, बाह्य स्तर पर बड़े पैमाने पर हो रहा है। इससे पता चल रहा है कि शासक वर्ग व्यापार पे ज्यादा फोकस कर रहा है। और हम सेकंड पॉइंट ये भी हम कह रहे हैं कि शासक वर्ग, और दूसरा पॉइंट ये भी कि यहाँ पे हड़प्पा में कोई हथियार नहीं था, हड़प्पा में कोई हथियार नहीं था। इससे पता चलता है कि यहाँ पे प्रभावी योद्धा वर्ग की कमी थी। तो जो शासक वाणिज्य पे ज्यादा फोकस कर रहा है, और आपको युद्ध से संबंधित कोई हथियार भी यहाँ पे नहीं देखने को मिलता, इससे दर्शाता है कि जो शासन रहा होगा हड़प्पा सभ्यता का, वो किसके हाथों में रहा होगा? व्यापारियों के हाथों में रहा होगा। क्योंकि शासन का संभवतः व्यापारियों के हाथों में रहा होगा, तभी वो व्यापार के लिए ज्यादा चिंतित होगा, व्यापार में ज्यादा फोकस करेगा। वो विजय के लिए उतना ध्यान नहीं देगा जितना वो किसके लिए दे रहा है? व्यापार के लिए। तो हम कह रहे हैं कि जो शासक वर्ग है हड़प्पा सभ्यता का, वो विजय पे उतना ध्यान नहीं दे रहा है, दूसरे क्षेत्रों को जीतने पर उतना ध्यान नहीं दे रहा है, जितना ध्यान वो किस पे दे रहा है? व्यापार पे दे रहा है। शासक इतना ध्यान किस पे दे रहा है? व्यापार दे रहा है, विजयों पे नहीं दे रहा है। और हड़प्पा में कोई हथियार भी नहीं था। ये सब पॉइंट दर्शा रहे हैं कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता किसके द्वारा शासित थी? व्यापारियों के द्वारा शासित थी।
आई होप डेट ये क्लास आपको समझ में आया होगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।